हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य भ्रूण कलाएं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स। तो देखिए, बाह्य भ्रूण कलाएं जो होती हैं केवल एमनियोट्स किसे कहते हैं? जो है स्तनी, सरीसृप और पक्षी, यानी कि मैमल, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और पक्षी होते हैं, उनको बोलते हैं एमनियोट्स। तो इनमें भ्रूण के बाहर ट्रोफोब्लास्ट से ये निर्मित होने वाली कलाएं होती हैं या झिल्लियां होती हैं, और इनका कुछ विशेष कार्य होता है। और इस तरह से ये 4 प्रकार की होती हैं: यॉर्क सैक, एमनियॉन, कोरियन और एलेंटॉयस। यॉर्क सैक क्या होता है? देखिए, ये भ्रूण के नीचे विकसित होती है, एम्ब्रियो के नीचे विकसित होती है और तरल युक्त किंतु पीतक रहित होती है। और इसकी जो भित्ति होती है ट्रोफोब्लास्ट से और साथ ही एंडोब्लास्ट से युक्त होती है, जो बाद में एंडोडर्म और मेसोडर्म में बदल जाती है। यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है और एंडोब्लास्ट जो होता है वो बाद में एंडोडर्म और मेसोडर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, और तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी यॉर्क सैक, यानी कि द्वितीयक यॉर्क सैक इसे कहा जाता है। 6 सप्ताह के बाद एम्ब्रियो में यह रुधिर कोशिकाओं के निर्माण का स्थल होती हैं। यानी कि जब एम्ब्रियो का भ्रूण का 6 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? यॉर्क सैक में होता है। ओके, याद रखिएगा, 6 सप्ताह के एम्ब्रियो में ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होगा? यॉर्क सैक में होगा। और इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्यतः कार्य होता है पाचन का कार्य, और साथ ही इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक गट भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एमनियॉन। यह आंतरिक एक्टोडर्म तथा बाह्य मेसोडर्म के सबसे भीतर वाला रिंग होता है, फोल्ड होता है। एमनियॉन तथा भ्रूण के मध्य में एक एमनियोटिक कैविटी होती है, जो कि एम्ब्रियो तथा एमनियॉन के द्वारा एक स्रावित होता है, मटेरियल स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड से ये भरी हुई होती है। फिर से देख लीजिए कि ये क्या होता है? एक्टोडर्म और बाह्य मेसोडर्म जो होता है उनके सबसे भीतर वाला फोल्ड होता है ना। और एमनियॉन और एम्ब्रियो के बीच में ये एक कैविटी की तरह होता है, और इसी में एमनियॉन में क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। यह एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक द्रव, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है एम्ब्रियो की रक्षा करना, भ्रूण की रक्षा करना, और साथ ही फ्लूइड जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड, वो भ्रूण को सूखने से ही बचाती है। ठीक, इसके अलावा ये बाहरी आघातों से भी रक्षा करने का कार्य करती है। फिर देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड में उपस्थित भ्रूण की कोशिकाओं से भ्रूण का लिंग का भी ज्ञात किया जा सकता है। ओके, और इस फ्लूइड की सहायता से किसी आनुवांशिक रोग का भी पता लगाया जा सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसमें कोई आनुवांशिक डिजीज तो नहीं है। ठीक, तो कैसे पता लगेगा? ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है किसमें भरा रहता है? एमनियॉन में। तो उसकी सहायता से भ्रूण के लिंग का पता और साथ ही इसमें होने वाले जेनेटिक जो डिजीज होते हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कोरियन। तो यह भ्रूण के चारों ओर रहने वाली एक परत होती है, और इसके भीतर की ओर दैहिक मेसोडर्म और बाहर की ओर एक्टोडर्म, या फिर एक्टोडर्म को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट होता है। अंदर की ओर मेसोडर्म, बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट होता है। सरीसृप, पक्षी व प्रोटोथेरियन में एलेंटोकोरियन के अतिरिक्त भ्रूणीय फेफड़े का कार्य करती हैं। देखिए, कह रहा है कि सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, एविस और प्रोटोथेरियंस में क्या होता है? एलेंटोकोरियन जो होता है अतिरिक्त भ्रूणीय फेफड़े का कार्य करता है। यानी कि एम्ब्रियो जो है सांस लेने का काम कहाँ से करेगा? एलेंटोकोरियन से या फिर कोरियन से। ठीक, तथा गैसों के आदान प्रदान में सहायता करने का भी कार्य ये करता है। मनुष्य समेत प्राइमेट्स में सिर्फ कोरियन ही अपरा और प्लेसेंटा का निर्माण होता है। मनुष्य में और प्राइमेट्स में प्लेसेंटा का निर्माण कौन करता है? कोरियन। जबकि अन्य जो यूथेरियंस हैं उसमें एलेंटॉयस प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ओके,
तो याद रखिएगा, मनुष्य और समस्त प्राइमेट्स में कोरियन क्या करती है, प्लेसेंटा का निर्माण करती है, अपराका या प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। जबकि अन्य जो यूथेरियंस हैं, तो यूथेरियंस में एलेंटॉयस जो है, एलेंटॉयस के द्वारा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अपरापोशिका यानी एलेंटॉयस। तो इसका विकास एक छोटे कोश के रूप में भ्रूण की आहार नाल के एंडोडर्म से होता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से यह भ्रूण से जुड़े रहता है। इसके बाहर की ओर एंडोडर्म का एक स्तर होता है। एमनियोट्स में यह सुविकसित होती है। जो एमनियोट्स होते हैं उनमें ये पूर्ण रूप से विकसित रूप में पाई जाती हैं तथा मनुष्य में अपघटित हो जाती हैं। अधिकांश यूथेरियंस में ये क्या करती हैं, प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती हैं। अपरा यानी कि प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती हैं। यहाँ अभी हमने लाइन पढ़ी है ना, यूथेरियन में एलेंटॉयस क्या करती हैं, प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो ये कह रहा है कि मनुष्य में ये अपघटित हो जाती हैं, है ना। मनुष्य में प्लेसेंटा का निर्माण कौन करता है, तो हम कहेंगे कि कोरियन करती है। नेक्स्ट हेडिंग है अपरा यानी कि प्लेसेंटा। तो प्रोथेरियन मैमल्स में जो प्रोथेरियन मैमल्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ठीक, तो इनकी भ्रूणीय झिल्लियाँ इनके सरीसृप पूर्वजों रेप्टेलियन एंसेस्टर्स के समान ही होती है। मेटाथेरिया, मार्सुपियल्स तथा यूथेरिया में क्या होता है, भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है और इसमें माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियाँ मुख्यतः जरायु एवं अपरापोशिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होती है। मतलब कह रहा है कि मनुष्य में, और फिर कह रहा है कि मेटाथीरिया में, मार्सुपियल्स में और जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो और माता का जो ब्लड होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विनिमय के लिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनके आदान प्रदान हेतु इनका जो रक्त है वो आपस में जुड़ा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन लिख रहा है कि भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशय श्लेषिका यानी यूटेराइन म्यूकोसा से मिलकर बनी संयुक्त संरचना जिसके द्वारा एम्ब्रियो और माता के रक्त के बीच विभिन्न प्रकार का विनिमय होता है वही कहलाता है अपरा या फिर प्लेसेंटा। ठीक, प्लेसेंटा क्या होता है, तो हम कहेंगे कि एम्ब्रियो तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। विनिमय मीन्स होता है आदान प्रदान। ठीक, विनिमय होता है वो वही क्या कहलाता है, अपरा कहलाता है या फिर प्लेसेंटा कहलाता है। कोरियन अति संवहनी झिल्ली होती है और इसे रक्त की आपूर्ति यानी कि यॉक्सेक या फिर अपरा पोशिका से होती है। इसमें कर लीजिए यहाँ पे, इसमें रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है, पीतकोश जिसको बोलते हैं यॉक्सेक या फिर अपरा पोशिका यानी कि एलेंटॉयस। ठीक, तो यॉक्सेक या फिर एलेंटॉयस से इसमें रक्त की आपूर्ति होती है और यॉक्सेक और एलेंटॉयस के आधार पर प्लेसेंटा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें पहला है पीतकोश अपरा यानी कि यॉक्सेक प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियन को रक्त की आपूर्ति यॉक्सेक से होती है। इसका एग्जाम्पल है डायडेल्फिस। दूसरा है देखिए अपरा पोषकीय अपरा यानी कि एलेंटॉयस प्लेसेंटा। तो इसमें देखिए कोरियन को रक्त की आपूर्ति करता है एलेंटॉयस। ठीक है, कोरियन पे अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक विलाई निकले होते हैं। देखिए सभी यूथेरियन मैमल्स होते हैं वो वास्तविक अपरापोषकीय अपरा ट्रू एलेंटॉयस प्लेसेंटा युक्त होते हैं। जितने भी यूथेरियन मैमल्स होते हैं उसमें क्या सी प्लेसेंटा पाई जाती है, ट्रू एलेंटॉयस प्लेसेंटा पाई जाती है। कोरियन और विलाई के वितरण के आधार पर जो एलेंटॉयस प्लेसेंटा होती है वो भी कई प्रकार से होती है। जैसे हम देख लेते हैं, पहला है
अपाती अपरा इनडेसिडुएट प्लेसेंटा। देखिए यहाँ जो कई प्रकार आपको दिख रहे हैं प्लेसेंटा की, तो क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा है ना कि यॉर्कशेयर और एलेंटॉयस के आधार पर कितनी प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, तो हमने भी देखा कि यॉर्कशेयर प्लेसेंटा और एलेंटॉयस प्लेसेंटा। अब यहाँ देखिए लिख रहा है कोरियन और विलाई के आधार पर, तो इस तरह से पूछ सकता है कि कोरियन और विलाई के आधार पर कितने प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, तो आप बताएंगे इसका, ठीक। या फिर आपसे केवल पूछा जाएगा अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा के बारे में आप बताएंगे, है ना। या फिर केवल नाम ही आपको दे दिया जाएगा कि अपाती अपरा क्या होती है, इनडेसिडुएट प्लेसेंटा के बारे में बताइए, ठीक है। इसके बाद अपाती के बाद हम पाती अपरा पढ़ेंगे, यानी डेसिडुएट प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या होता है इनडेसिडुएट प्लेसेंटा में। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियन के जो विलाई होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और साधारण होते हैं, साथ ही गर्भाशय दीवार के गर्तों में ये धंसे हुए रहते हैं, ठीक। तो जन्म के दौरान जो एम्ब्रियो होता है वो कोरियन के विलाई गर्भाशय के गर्तों से सरलतापूर्वक बाहर निकल आते हैं, और इस प्रकार के प्लेसेंटा में गर्भाशय को क्षति नहीं होती, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है ना, और साथ ही ब्लीडिंग भी नहीं होती है। तो इस आधार पर ये जो इनडेसिडुएट प्लेसेंटा है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए विसरित अपरा यानी कि डिफ्यूज प्लेसेंटा। ये क्या होता है, कोरियन जो होता है वो पूरी सतह पर विलाई बिखरे रहते हैं, कोरियन की पूरी सतह पर विलाई बिखरे रहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इनकी लंबी होती है। तो इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है सुअर में और घोड़े में। याद रखिएगा सुअर और घोड़े में किस प्रकार प्लेसेंटा पाया जाता है, तो हम कहेंगे डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोरियन जो होता है पूरी सतह पर, कोरियन की पूरी सतह पर विलाई बिखरे होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट इनकी लंबी होती है। दूसरा है देखिए बीजपत्री अपरा यानी कॉटिलेडनी प्लेसेंटा। तो इसमें देखिए प्लेसेंटा में विलाई कोरियन की सतह पर जगह जगह गुच्छों के रूप में पाई जाती है, ठीक, जिसे कहते हैं कॉटिलिडन्स या बीजपत्र। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा पाया जाता है किसमें, गाय में, भेड़ में, हिरण में। ओके, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो हम कहेंगे कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। और ये किसका प्रकार है, ये इनडेसिडुएट प्लेसेंटा का प्रकार है। नेक्स्ट हेडिंग है मध्यवर्ती अपरा इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा में विलाई क्या होते हैं, जरायु की सतह पर छितरे हुए रहते हैं, ठीक, पूरी सतह पर ये छितरे हुए रहते हैं, और साथ ही बीजपत्र के रूप में भी मौजूद रहते हैं, जैसे कि ऊंट में और जिराफ में। ऊंट और जिराफ में किस प्रकार प्लेसेंटा पाया जाता है, इंटरमीडिएट प्लेसेंटा पाया जाता है। यहाँ बुक में देखिए फिगर दिया हुआ है डिफ्यूज टाइप के प्लेसेंटा का। डिफ्यूज प्लेसेंटा अभी हमने पढ़ा सुअर और घोड़े में पाया जाता है। विस्तृत अपरा है ना, याद आ रहा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोरियन जो था पूरी सतह पर बिखरे होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट लंबी होती है, ठीक। तो ये डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा जो होता है इस प्रकार से होता है। फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं। देखिए डिफ्यूज के बाद हमने पढ़ा था बीजपत्री अपरा यानी कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा के बारे में। तो ये देखिए फिगर है कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा का। इसमें क्या हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था कि कोरियन की सतह पर विलाई जो होते हैं गुच्छों के रूप में जगह जगह पाए जाते हैं। ओके, किसमें पाया जाता है ये, गाय में, भेड़ में और हिरण में। नेक्स्ट हमने तीसरा देखा था मध्यवर्ती प्लेसेंटा के बारे में ना, इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। तो ये इस प्रकार से होता है, मतलब प्लेसेंटा में विलाई जो होता है वो पूरी सतह पर छितरा हुआ होता है, और साथ ही बीजपत्र के रूप में भी पाया जाता है। और इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है ऊंट में और जिराफ में। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पाती अपरा यानी कि डेसिडुएट प्लेसेंटा के बारे में। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियन के जो विलाई होते हैं वो गर्भाशयी श्लेष्मिका में धंसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को ट्रू प्लेसेंटा भी कहते हैं। ट्रू प्लेसेंटा किसे कहते हैं, डेसिडुएट प्लेसेंटा को। तो जिस प्रकार से उन्होंने इनडेसिडुएट प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था ना कि इसके कई प्रकार होते हैं, इस प्रकार से डेसिडुएट प्लेसेंटा के भी कई प्रकार होते हैं।
पहला देखिए वलय अपरा यानी जुनारी प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में विलाई कोरियन की सतह पर एक या दो स्थानों पर ही सीमित रहते हैं। ठीक है, केवल एक या दो स्थान पर ही ये सीमित रहेंगे। उदाहरण है इसका कुत्ता, बिल्ली आदि। फिर देखिए नेक्स्ट है बिंबक अपरा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। ऐसे प्लेसेंटा में विलाई रसांकुर या विलाई कोरियन के एक दो तस्तरी नुमा क्षेत्रों में ही रहते हैं। एक या दो तस्तरी नुमा क्षेत्र में ही रहते हैं और यह गर्भाशय का वह भाग जो अपरा से संबंधित होता है डेसिडुआ बैसिलस व अन्य भाग डेसिडुआ पैराइटेलिस कहलाता है। तो इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है मनुष्य में, चूहे में और चमगादड़ में। मनुष्य में, चूहे में और चमगादड़ में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा अगर मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है तो कहेंगे डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। नेक्स्ट है देखिए प्रतिपाती अपराग कॉन्ट्रैक्ट डेसिडुएट प्लेसेंटा। कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। अब देखिए इसमें कोई भाग नहीं निकलता बल्कि प्लेसेंटा का जो भ्रूणीय भाग होता है वो गर्भाशय में ही रह जाता है तथा मातृ श्वेत रुधिराणुओं यानी कि मैटरनल ल्यूकोसाइट के द्वारा ये अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार के प्लेसेंटा को बोलते हैं प्रतिपाती अपरा। इसका उदाहरण है छछूंदर। देखिए ये फिगर है जुनारी प्लेसेंटा का। जुनारी प्लेसेंटा का उदाहरण है कुत्ता, बिल्ली आदि। ये फिगर है देखिए डिस्क्वाइड प्लेसेंटा का, बिंबक अपरा जो अभी ने देखा। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा जो है किसका उदाहरण होता है? मनुष्य का, चूहे का, चमगादड़ का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है औतिकी के आधार पर अपरा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। तो देखिए प्लेसेंटा के दो अंश होते हैं, एक होता है फीटल और दूसरा होता है मैटरनल, और इनके प्रत्येक अंश में 3-3 परतें होती हैं। तो यानी कितनी परत हो गई? 6 हो गई ना, 6 लेयर्स हो गई। एक हो गया एम्ब्रियो के साइड का फीटल साइड से, और 3 हो गए फीटल साइड से और 3 हो गए मैटरनल साइड से। तो कितनी लेयर होंगी इसमें, कितनी परतें होंगी? 6। अब देखिए भ्रूणी तथा मातृक जो ब्लड लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि माता से भ्रूण की ओर की जो परतें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। माता से भ्रूण की ओर की परतें, तो देखिए 6 इस प्रकार से पाई जाती हैं। सबसे जो माता के भ्रूण की ओर होती है, सबसे पहली परत होती है एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स, मातृक रक्त वाहिकाओं की एंडोथेलियम। दूसरा है मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी लेयर कौन सी है? मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है एपिथेलियम ऑफ यूटेरस। फिर देखिए अब है कोरियन के साइड में एपिथेलियम ऑफ कोरियन। पांचवा देखिए फीटल कनेक्टिव टिश्यू है, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। छठा है एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स, भ्रूणीय रक्त वाहिकाओं की एंडोथेलियम। तो इस प्रकार से ये 6 लेयर्स होती हैं। तो हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार हम देख लेते हैं। तो उसमें पहला है एपिथेलियोकोरियल अपरा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो ऐसे प्लेसेंटा में सारी जो 6 परतें अभी हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी? एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम ऑफ यूटेरस। चौथा था एपिथेलियम ऑफ कोरियन। पांचवा है फीटल कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड फीटल ब्लड वेसल्स। तो ये सभी जो लेयर्स होती हैं वो सभी परतें पाई जाती हैं किसमें? एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में। उदाहरण इसके हैं मार्सुपियल्स एनिमल्स जैसे कि सुअर, इसके अलावा अन्य भी। ठीक है, दूसरा देखिए सिनडेस्मोकोरियल अपरा, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। तो ऐसे प्लेसेंटा में जो गर्भाशयी उपकला का एक जो गर्भाशयी उपकला होती है उसका, गर्भाशयी उपकला यानी कि एपिथेलियम ऑफ यूटेरस, उसका अपर्दन हो जाता है, यानी एक जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो विलाई जो होते हैं वो माता के संयोजी ऊतक के संपर्क में रहते हैं।
और इस प्रकार से एम्ब्रियो और मैटरनल के रक्त के बीच में 5 परतें ही रह जाती हैं। सिनडेस्मोकोरियल अपरा में कितनी परतें होती हैं? केवल 5। क्यों? क्योंकि जो ये होता है एपिथेलियम ऑफ यूटेरस, एपिथेलियम ऑफ यूटेरस क्या हो जाता है? उसका अपर्दन हो जाता है। उदाहरण है इसका गाय और भेड़। थर्ड देखिए एंडोथेलियोकोरियल अपरा, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में गर्भाशयी उपकला यानी कि एपिथेलियम ऑफ यूटेरस तथा संयोजी ऊतक यानी कि फीटल कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों का ही अपर्दन हो जाता है ना, यानी ये दोनों नष्ट हो जाती हैं। फीटल कनेक्टिव टिश्यू और एक इस तरीके से मदर की साइड की एपिथेलियम ऑफ यूटेरस नष्ट हो जाती है। भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच में इसमें कितनी परतें रह जाती? केवल 4। साथ ही इनमें जो होता है एक्सचेंज जो होता है पदार्थों का वो अधिक सरल रूप से होता है। इसके उदाहरण हैं कुत्ता, बिल्ली आदि। नेक्स्ट है देखिए हीमोकोरियल अपरा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो इसमें देखिए मातृपक्ष की मैटरनल साइड की जो 3 परतें होती हैं, तीनों परतों का अपर्दन हो जाता है, तीनों परतें नष्ट हो जाती हैं। और कोरियन के जो विलाई होते हैं रसांकुर, वो माता के रक्त के प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं। हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाए जाते हैं मानव में, चमगादड़ में, इसके अलावा अन्य जंतुओं में। अब देखिए ध्यान दीजिए हीमो एंडोथेलियल अपरा, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा किसमें पाई जाती है? तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो भ्रूणीय रक्तवाहिकाएं हैं उसके अतिरिक्त अन्य सभी परतें, भ्रूणीय रक्तवाहिकाओं को छोड़कर सभी परतें नष्ट हो जाती हैं। अतः भ्रूण की रक्तवाहिकाओं का संपर्क माता के रक्त से बन जाता है, सीधा संपर्क हो जाता है और ये सर्वाधिक क्रियाशील प्लेसेंटा भी माना जाता है। प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? चूहे में, है ना। तो मानव में जो भी जिस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है वही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मानव में अगर हम कहेंगे हिस्टोलॉजी के आधार पर किस प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं तो हम कहेंगे होमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अपरा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो कार्य क्या करता है? ये भ्रूण और माता के मध्य विभिन्न पदार्थों और गैसों के विनिमय का कार्य करता है ना। साथ ही भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए यह वसा, ग्लाइकोजन तथा लोहे का भी लौह पदार्थ का संचयन करता है ना। थर्ड है यह एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, मानव कोरियोनल गोनाडोट्रोपिक तथा मानव अपरिय सोमेटोट्रोपिन HPS जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसका भी सिक्रेशन करने का कार्य करता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट से गुजरने वाले प्रोटीन का अपघटन करता है। और नेक्स्ट है चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो माता के रक्त से गर्भ में पहुंचकर इन रोगों से उसे बचाने का कार्य करते हैं। यकृत निर्माण तथा ग्लाइकोजन के संचय का कार्य भी प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए प्रेगनेंसी या सगर्भता किसे कहते हैं? तो भ्रूण के अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन के पश्चात इसकी ब्लास्टोमियस सेल्स जो होती हैं वो मार्फोजेनिक विकास की गतियां करती हैं। जो गतियां कैसे हो सकती हैं? एपिबोली यानी कि भावी एक्टोडर्म कोशिकाओं का चारों ओर फैलना, भावी एक्टोडर्म कोशिकाओं का चारों ओर फैलना क्या कहलाता है? एपिबोली। और एम्बोली यानी कि भावी अंतः त्वचा व मध्य जनन स्तर कोशिकाओं का अंदर की ओर चलना। तो इन गतियों के कारण भ्रूण का गर्भाशय 3 जनन स्तरीय बन जाता है तथा ऑर्किन्ट्रॉन या फिर गैस्ट्रोसिल गुहा का निर्माण हो जाता है और अंत में विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती हैं, जैसे कि ब्लड, वृक्क यानी कि किडनी, हार्ट, गोनैड्स, स्किन, और स्किन की जो डर्मिस होती है सबसे ऊपरी लेयर्स उसको बोलते हैं डर्मिस। तो स्किन की जो डर्मिस होती है इसका भी निर्माण कैसे होता है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है। यहाँ देखिए एक चार्ट दिया हुआ है तालिका
सगर्भता के विभिन्न समय के दौरान अंगों का विकास, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो भ्रूण में कई प्रकार के जो अंग होते हैं तो किस समय वो बनते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम माह के अंत तक क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का हृदय धड़कने लगता है और हृदय धमनी को इस स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना भी जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अग्र तथा पश्चपात कलिकाएं, दृष्टि वेसिकल, कर्ण वेसिकल और यकृत और अग्नाशयी कलिकाएं बन जाती हैं प्रथम माह के अंत तक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हृदय की धड़कन जो है प्रथम माह के अंत तक सुनाई देने लगती है। दूसरा है, देखिए, द्वितीय माह के अंत तक क्या होता है, पाद, पैडल, लिम्ब के जैसे हो जाते हैं, कोहनी और घुटने स्थापित हो जाते हैं। एकल परती एपिडर्मिस, स्तनी रेखा स्थापित हो जाती है। फेरेंक्स, ग्रसनी जो होता है, फेरेंक्स बोलते हैं, ग्रसनी आर्क जो होती है वो विकसित होने लगती है। नासिका पिट, पिन्ना, लेंस, पलकें स्थापित हो जाती हैं। फ्यूजिफॉर्म अमाशय, आंतरिक कॉइल ये भी विकसित हो जाते हैं। वृक्क, मस्तिष्क वेसिकल और कॉर्पस स्ट्रेटम भी बन जाते हैं द्वितीय माह के अंत तक। तीसरा देखिए, तृतीय माह के अंत तक क्या हो जाता है, प्रमुख अंग तंत्र बन जाते हैं, जैसे कि बहुपर्ती एपिडर्मिस। इसके अलावा अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपशिखाएं विकसित हो जाती हैं। थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड विकसित हो जाते हैं। ठीक है, बाह्य जननांग और पाद सुविकसित हो जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। सेरेब्रम और कॉर्पस कैलोसम बन जाते हैं। ये देखिए, चतुर्थ माह के अंत क्या होता है, मेडुलेटर तंत्र का तंतुओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। पांचवें माह के अंत क्या होता है, भ्रूण की प्रथम गति देखी जा सकती है, साथ ही सिर पर बाल आना प्रारंभ हो जाता है। छठे माह के अंत क्या होता है, शरीर पे हल्के बाल उगाते हैं, पलकें अलग हो जाती हैं और साथ ही आईब्रोज भी बन जाती हैं। आठवें माह के अंत में क्या होता है, वृषण खिसक कर वृषण कोष में आ जाते हैं और नवें माह में फीटस पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, प्रथम माह के अंत में क्या होता है, भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है ना। दूसरे माह में क्या होता है, लिम्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेत्र, लेंस और पलकें बन जाती हैं सेकंड में। फ्यूजिफॉर्म अमाशय बन गया, वृक्क बन जाता है ना। थर्ड में क्या है, प्रमुख अंग तंत्र बन जाते हैं। ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज है। थाइमस हो गए, थायराइड, पैराथायराइड ये सब विकसित हो जाती हैं। भ्रूण की प्रथम गति हम देख सकते हैं पांचवें माह के अंत तक, तो ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज है। छठे माह का हम याद रखेंगे, शरीर पर पूरे हल्के बाल, पलकें अलग हो जाती हैं, आईब्रोज बन जाती हैं। आठवें माह में वृषण खिसक कर वृषण कोष में आ जाते हैं मेल्स में। ठीक है, नौवें माह में क्या होता है, फीटस पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है लैक्टेशन, यानी कि दुग्ध श्रावण। देखिए, शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में यानी कि मैमरी ग्लैंड्स में प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा लैक्टेशन प्रारंभ होता है। हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अग्रपिंड से। प्रथम जो दुग्ध होता है उसे बोलते हैं प्रथम स्तन या फिर कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बहुत ही ज़्यादा पोषक पदार्थ होता है, पोषक तत्व होते हैं इसमें, और ये शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का भी कार्य करते हैं। तो आपके चैप्टर में बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है।